एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, क्योंकि जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार ये सारे टर्म्स जो है आप लोग के सामने आएंगे और ये टर्म्स जो है वो यूज़ होंगे। तो आप लोग को इनका ये जो सारे टर्म्स हैं इनका मीनिंग जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए सिस्टम क्या होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं निकाय। इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर कैरिड आउट। मतलब कि जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अवलोकन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बीकर है, आप इसमें अपना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सिस्टम कहलाएगा। या फिर आप कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक सिस्टम हो जाएगा। सराउंडिंग क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कि परिवेश। जैसे आपने अगर बीकर आपने अपना सिस्टम माना है, तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर ही दोनों क्या करते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो मतलब कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए थर्ड वन है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। मतलब कि जैसे अगर आपका बीकर ये आपका सिस्टम हो गया और बीकर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सराउंडिंग हो गई, तो उसका जो वॉल है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, उस वॉल को ही हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो उस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब इक्वल, लिब्रियम मतलब क्या होता है कि सेम स्टेट, या फिर जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि दोनों जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यानी कि जब उसके आगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a system in which the macroscopic properties do not undergo change with time। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें समय के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का अगर आप एक और तरीके से डिफाइन करें, तो यानी कि अगर भी कोई भी सिस्टम, अगर वो क्या है, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम है, उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अब ये तीनों क्या होते हैं इसे हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे कि जब क्या हो रहा है कि कोई एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए अलग अलग है। जैसे एक मान लीजिए 70 है और एक अगर 50 है, तो अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं और कोई यहाँ पे हीट का लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ आप दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से या किसी चीज़ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होता है कि एक 50 है और एक 70 है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फिर जब हीट का ट्रांसफ़र होता है दोनों मान लीजिए 60-60 हो जाते हैं, तो इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। कि क्या हुआ कि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो इक्वल हो गया और दोनों क्या हो गए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब उसके बाद देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ़ नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम और द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट, इट इज़ सेड टू बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कोई भी दो सिस्टम है, ए है बी है, इनके बीच क्या है कि नेट फोर्स बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रोप है या कोई भी रस्सी है, आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि इसमें जो फोर्स है, प्रेशर है, वो क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम भी क्या होता है कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होना बंद हो जाता है, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए टाइप ऑफ सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं निकाय। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम एंड तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इसे आप समझिए क्या होता है। ओपन सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉट है, कोई भी बीकर है और वो क्या है, ऊपर से ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है, तो इसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग हम जानते हैं क्या होता है कि जहाँ हम ऑब्जर्वेशन करें वो सिस्टम है और जो उसके अलावा जितनी भी चीज़ है वो सराउंडिंग का पार्ट है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे ये बीकर है और उसमें क्या रखा है आपने, कोई भी हॉट वाटर रखा है, गर्म पानी रखा है, ठीक है। अब
मतलब समय के साथ क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ रिलीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि वो ओपन है। अब नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड सिस्टम, मतलब कि बंद निकाय। इसमें क्या है कि जैसे ओपन सिस्टम में क्या था कि वो जो बीकर था वो ऊपर से ओपन था, बट अगर आपने उसे क्लोज कर दिया, इससे क्या होगा, उसके अंदर जो मैटर है, उसके अंदर जो मटेरियल है, वो बाहर से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। जैसे वो जो बीकर है वो क्या कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। समय के साथ वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब उसके बाद लास्ट टाइप जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है कि द सिस्टम विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, जैसे इसका एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, इसे आपने पढ़ा होगा कि थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि ना ही उसमें से मैटर ना ही उसमें से एनर्जी, दोनों ही क्या होती है, जैसे अगर आप अपने उसमें गर्म पानी रखा है तो वो गर्म ही रहता है, अगर आपने उसमें ठंडा पानी रखा है तो वो ठंडा ही रहता है। तो ये क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल। इसी इसी से रिलेटेड आपने एक टर्म सुना होगा, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या होता है, उसको वो भी यही आइसोलेटेड सिस्टम का ही एक टाइप है, एग्जाम्पल है। उसमें उसे आप कैसे डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब कि क्या होता है, अगर कोई भी वहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो एडियाबेटिक सिस्टम भी ये होता है। एडियाबेटिक को हिंदी में रुद्धोष्म कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ये दो तरह की होती है, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में कहते हैं गहन गुण। अब इसे समझिए क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली द नेचर ऑफ मैटर बट नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब कि ये इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मैटर है उसका नेचर कैसा है, ना कि उसकी क्वांटिटी, कि वो 1 kg 2 kg, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हो गए यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इतना छोटा सा कोई किसी चीज़ का क्यूब है तो उसकी जो डेंसिटी होगी और जो काफ़ी बड़ा जो क्यूब है मान लीजिए, तो डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। वो मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे मास एंड अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये दोनों का रेशियो जो होता है वो डेंसिटी कहलाता है। तो ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे टेम्परेचर का भी एग्जांपल ले लीजिए कि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो वो क्या होगा, 100 ml के लिए भी उतना होगा और 1000 ml के लिए भी उतना होगा। मतलब कि जो टेम्परेचर रहता है वो भी चेंज नहीं हो, मतलब कि वो भी मैटर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके क्वांटिटी पे। अब उसके बाद देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आप डायरेक्ट बोलते हैं कि ये 5 मीटर क्यूब है, ये 10 मीटर क्यूब है, तो ये क्या होता है कि ये मैटर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस एक्सटेंसिव कौन सा है, इंटेंसिव क्या है, कौन सा जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो आप इसे जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, मतलब जैसे बाहरी लोग हैं तो वो आपको कैसे जज करेंगे कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो वो आपकी ये सारी जो है क्वांटिटी, मतलब कि इसे जस्ट एग्जांपल है ये, क्या वो आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगी। लेकिन अगर आप इंटरनली आप खुद अपने आप को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप क्या है अपने में अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, तो आप उसकी क्वांटिटी नहीं देखेंगे कि आपके पास कितना टैलेंट है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप क्या करेंगे, बस अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाहरी लोग क्या देखेंगे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है क्या नहीं है, तो वो क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। बाहरी लोग आपके अंदर क्वांटिटी देखेंगे, बट आप अपने अंदर आपको जो है आपको सही लगेगा। तो इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। इस टॉपिक से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सटेंसिव है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो इंटेंसिव है। इस तरह से इसके MCQ जो है वो आ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क। वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक में, वर्क परफॉर्म बाय अ सिस्टम इज़ एनर्जी ट्रांसफर बाय द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। जैसे कि आप कोई भी सिस्टम क्या करता है, अपनी जो एनर्जी होता है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करता है एक मैकेनिज्म के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे अगर आप सीधा साधा एग्जांपल लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने ये कॉमन एग्जाम्पल देखा जब भी आप थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये पिस्टन लगा हुआ है,
आप इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, तो ये पिस्टन जो होता है वो आगे जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब इसमें साइन कन्वेंशन किस तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। अगर जो वर्क है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या है, ऋणात्मक, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं, देन इट मीन्स दैट वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो जो ये वर्क है उसका साइन किस तरह क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बोथ होगा, नन ऑफ दिस होगा, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, वर्क का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो साइन कन्वेंशन उसे चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और यहाँ पर ये जो है ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें बोला गया है कि नेगेटिव कब होगा, कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब कि मान लीजिए ये आपका जो सिस्टम है, ठीक है, अगर ये सिस्टम जब वर्क करेगा तो क्या कर रहा है, ये मान लीजिए फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये अगर कोई भी सिस्टम अगर वर्क करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, उसके धीरे धीरे जो उसकी एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो अगर वो एनर्जी जब यूज़ हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कि अगर इस सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये पिस्टन को क्या करें, हम धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं और हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, ठीक है, बीइंग डन ऑन द सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है और धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसे यहाँ पे क्या लेंगे, वर्क डन मतलब कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को आपको याद रखना है कि नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। नेगेटिव कब होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और मतलब कि पॉजिटिव कब होता है कि वर्क डन ऑन बीइंग द सिस्टम, मतलब कि जब सिस्टम पर वर्क होगा तब यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि हीट क्या होता है कि जैसे कोई दो बॉडी है, उनके टेम्परेचर अलग अलग है, जैसे एक कोल्डर बॉडी है, एक हॉटर बॉडी है, तो जब इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, दोनों में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसे हम हीट कहते हैं, हिंदी में से ऊष्मा कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, तो इसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। और उसके बाद दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, कि जो सिस्टम है तो उसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि थर्मल है, थर्मल मतलब कि टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोबारिक, बार क्या होता है, प्रेशर का यूनिट है, तो इसमें याद रहेगा कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब उसके बाद जो आइसोकोरिक है, इसे आप याद रख सकते हैं, अब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसके बाद देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है, इन विच हीट इज़ नॉट एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम विद सराउंडिंग, मतलब इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं जाता है। अब उसके बाद देखिए साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर गोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी चेंज होते हैं और फाइनली वो जो सिस्टम है वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है इस प्रोसेस में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब टर्म है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आगे हमको सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ भी पढ़ने हैं, इसलिए हम ये सारे टर्म्स जो है वन बाय वन क्लियर करते जा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी विद इन द सब्सटेंस, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी सब्सटेंस की, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द सम ऑफ टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब काफ़ी सारी जो एनर्जीज हैं तो उनका समीशन। इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है, इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, विंटर, वी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, VINTER, ओके। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, V फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी, I फॉर इंटरेक्शन एनर्जी, N फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, T फॉर ट्रांसलेशनल एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसके बाद लास्ट जो है ये रोटेशनल एनर्जी। तो ये सारे जो एनर्जीज़ हैं
किसी भी सिस्टम की, किसी भी सब्सटेंस की, तो ये जो टोटल एनर्जी का समेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद देखिए, इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, मतलब कि मैटर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है तो उतना ज़्यादा उसका इंटरनल एनर्जी होगा। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। स्टेट फंक्शन में वो होता है कि हम उसका स्टेट देख रहे हैं, उसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ये देख रहे हैं, उसका हम पूरा पाथ नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरह से हुआ है। जैसा कि अगर इसे एक डेली लाइफ एग्जांपल समझे कि ये मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, ये कोई तालाब है। अब इसमें हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कि इसमें कितना वाटर है। अब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये पानी मतलब रेन वाटर है या फिर ये कहीं ट्यूबवेल से है, ये मैटर नहीं करता। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे कि इसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। अब उसके बाद पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे कि उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोसेस, कि ये पानी कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से आया। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो उसे हम पाथ फंक्शन बोलेंगे, जिसमें कि हम उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, उसका पूरा हम पाथ फॉलो आउट देखते हैं कि किस तरह से हुआ है, तो उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ हम उसका क्वांटिटी देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट एक्सपेरिमेंटली चेंज इट इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि जो उसकी फिक्स्ड वैल्यू है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी का जो चेंज है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, इसमें भी आपको जो साइन कन्वेंशन है वो याद रखना है कि एक्सोथर्मिक के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से दोनों चीज़ याद रखना। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंथैल्पी जो होता है वो समेशन होता है इंटरनल एनर्जी का और प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। पीवी मतलब पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इसका फॉर्मूला देखिए, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। लाइक यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी क्या होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी का हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसी तरह से हम इसका भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे भी हम एक्सपेरिमेंटली चेंज इन एंथैल्पी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें भी जो डेल एच का साइन है नेगेटिव है, इसमें एंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी दोनों में ही साइन जो होता है वो सेम होता है। तो इसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, एक्सो मतलब इसे भी एक्सटर्नल, मतलब कि जैसे बाहर बहुत नेगेटिविटी है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, एंडो मतलब हमें क्या रहना चाहिए, इंटरनली हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, एंडो मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका साइन जो है वो आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी टर्म जहाँ भी आए आपको एक चीज़ याद रखना है, डिसऑर्डर, ठीक है, रैंडमनेस। जैसे कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर जो रैंडम है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, तो उसे ये क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट इज़ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रेंडमनेस होगी और उतने ज़्यादा एंट्रोपी होगी। इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल। द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज मैथमेटिकली गिवन एज, इस तरह से इसका चेंज जो होता है वो डिफाइन होता है। उसके बाद देखिए क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये इसका फॉर्मूला है डेल एच बाय टी। अब इसका साइन कन्वेंशन देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर डेल एच जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तो इंक्रीज इन रेंडमनेस हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा, उसे हीट मिल रही है, हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी रैंडमनेस वो इंक्रीज़ होगी। रैंडमनेस से इंक्रीज़ होगी मतलब कि डेल एस जो है वो उसका ज़्यादा होगा
चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसे आप याद किस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे आपने कहीं भी पढ़ा होगा, अगर आप कहीं भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उतने फास्ट वो वाइब्रेट करने लगते हैं और उनका जो रैंडम मोशन है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो एंट्रोपी होता है ये रैंडमनेस को ही डिफाइन करता है कि जितना ज़्यादा रैंडमनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। तो ये क्या हो जाएगा कि डेल इज़ ग्रेटर देन 0। अब सिमिलरली इसका अपोजिट हीट इज़ एवॉल्व, हीट क्या हो रही है, एवॉल्व हो रही है, यानी हीट धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो रैंडमनेस भी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रैंडमनेस भी डिक्रीज़ होगी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ इवन एलिमेंट्री सब्सटेंस आर नॉट ज़ीरो, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस जो एकदम एलिमेंट्री मतलब क्या है, एकदम छोटा सब्सटेंस, उसकी भी एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्तिता, ठीक है, ये इसे कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस विच प्रोसीड्स बाय इट्स ओन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन विथआउट आउटसाइड ईयर टू इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब कि जैसे इसका नाम से एक लेयर स्पॉन्टेनियस, हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रवृत्तिता, मतलब कि जो प्रोसेस अपने आप चल रही है उसमें हमें क्या कर रहे हैं हम बाहर से एक्सटर्नली हम उसे एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, एक्सटर्नली हम उसे कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस प्रोसेस को करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो टॉपिक है कि एक क्या होता है कि जहाँ पे हमें कोई भी इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर में शुगर ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ अपने आप वो उसमें घुल जाएगा। इवेपोरेशन में भी हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, उसमें क्या होता है कि अपने आप जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो। अब जैसे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लिटिल इनिशिएशन, मतलब शुरुआत में हमें उन्हें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली चलते रहते हैं। जैसे पहला है कोल कीप्स ऑन बर्निंग वंस इनिशिएटेड, यानी अगर हमने थोड़ा सा उसमें फायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप जलता रहता है। तो इस तरह से दो तरह के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिसमें कि लिटिल इनिशिएशन की ज़रूरत होती है और कुछ में क्या होती है, नहीं ज़रूरत होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मेनली दो क्राइटेरिया हैं, एक है एंथैल्पी, दूसरा है एंट्रोपी। एंथैल्पी मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए, डिक्रीज इन एनर्जी होनी चाहिए। जहाँ जितने भी प्रोसेस हैं जहाँ पे डिक्रीज इन एनर्जी होती है वहाँ पे हम कहते हैं जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब जैसे जो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस होते हैं उसमें ही जो डेलिश होता है वो नेगेटिव होता है, तो मतलब वो सारे प्रोसेस क्या हैं, स्पॉन्टेनियस है। ये जो क्राइटेरिया ये कहाँ पे फेल हो जाता है, जब कभी कभी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, मतलब कि इट फेल्स व्हेन सम एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली। अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए एंट्रोपिक क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस कब मतलब कि कब स्पॉन्टेनियस होगी, वो तब स्पॉन्टेनियस होगी जब उसमें रेंडमनेस इंक्रीज होगी, उसका जो एंट्रोपी होगा वो इंक्रीज होगा। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस जो डेल एस है यूनिवर्स वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यूनिवर्स मतलब कि क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उन दोनों की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि डेल एस इज इक्वल टू 0। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि एंथैल्पी जो है वो होती है वो नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है 17 या 18 में, लास्ट में मैंने इसे भी ऐड किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए जिप्स एनर्जी और जिप्स फ्री एनर्जी। ये टर्म क्या होता है, it is the energy available for a system at some conditions and by which useful work can be done। मतलब कि ये ऐसी एनर्जी है जो अवेलेबल होती है किसी सिस्टम में, किसी कंडीशन में, जिससे कि क्या कर सकते हैं हम, यूज़फुल वर्क जो है वो कर सकते हैं। ये भी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपको मेनली यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला गिवन है ये आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए कि ये जो होता है डेल एच क्या है, एंथैल्पी है, टी जो है टेम्परेचर है, और डेल एस मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। अब उसके बाद देखिए कि ये जो जिप्स फ्री एनर्जी का ये जो क्राइटेरिया है ये स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रवर्तिता, इससे इसका क्या रिलेशन है, जब भी ये डेल जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर वो नेगेटिव है, डेल जी जो आता है जिप्स फ्री एनर्जी, अगर वो नेगेटिव आता है तो क्या होगा, प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी। अब उसके बाद अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ये जो तीनों जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कि जब डेल एच जो है वो नेगेटिव होगा और डेल एस जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ सिस्टम से पूछा गया है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, इसमें पूछा गया है रिवर्सिबल कब होगा, इरिवर्सिबल कब होगा, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये क्यों होगा, रिवर्सिबल इन क्लोज्ड पॉट, मतलब कि अगर ये क्लोज्ड पॉट होगा तो यहाँ पर जो ये CO2 है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से CaCO3 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म कर लेगा। इट इज़ इरिवर्सिबल इन ओपन पॉट, ओपन पॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग से जो ये मटेरियल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ जो गैस रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो थर्मोडायनेमिक्स के जितने लॉ हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ, ये जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।